हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसल धान हरे और यहाँ के जलवायु, यहाँ के माटी धान उत्पादन बर अतिक उपयुक्त है कि छोटे बड़े जम्मो किसान भाई मन हा किस्म किस्म के धान के खेती ल करके भरपूर पैदावार लेथे, बढ़िया उत्पादन लेथे किसान भाई हो। और छत्तीसगढ़ में भरपूर पैदावार धान के होए के खातिर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा घलो कहे जाते। और किसान भाई हो, छत्तीसगढ़ हा धान उत्पादन के क्षेत्र में अपन अलग पहचान बनाए हैं। फिर संगी हो, ज़्यादातर ये देखेला मिलते कि कई बार किसान भाई मन हा धान की खेती ला करते तो समय में बुआई, समय में रोपाई, उर्वरक और खाद के प्रयोग और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के प्रबंध करे के बाद भी उतिक उपज नहीं मिल पाए, जतको मन ला मिलना चाहिए उतिक उत्पादन नहीं हो पाए। एकर कई कारण हो सकते। फिर संगी हो, एमे एक प्रमुख कारण है रोग व्याधि
कीट प्रकोप होना। किसान भाई हो, आज के हमार यही विषय हरे चर्चा के कि धान में कीट प्रबंधन हम कैसे ढंगले कर सकते हैं। और विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर नवनीत राणा जी, कृषि वैज्ञानिक है आप, कृषि महाविद्यालय महासमुंद से। तो डॉक्टर नवनीत राणा जी, जय जोहार। हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान भाई हो, कीट प्रबंधन हम धान के फसल में कैसे ढंगले करबो, एकर ऊपर अभी चर्चा हमन करबो। फिर ये विषय के ऊपर एक छोटे से फिल्म बने हैं, तो आओ सबले पहले ये फिल्म ला देखथन। छत्तीसगढ़, जहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है और कृषि कार्य के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज ये अनिवार्य हो गया है कि काश्तकारी को आधुनिकता का रंग दिया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों का धान के लिए रुझान परंपरा से ही रहा है। लगभग सभी किसान भाई धान की पैदावार लेते आए हैं। छत्तीसगढ़, जहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर आधारित है, कृषि कार्य के द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज ये अनिवार्य हो गया है कि काश्तकारी को आधुनिकता का रंग दिया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों का धान के लिए रुझान परंपरा से ही रहा है। लगभग सभी किसान भाई धान की पैदावार लेते आए हैं। छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने धान की खेती को धन से जोड़ने का अच्छा काम किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छांव तले अपने लिए समृद्धि और सफलता की राह संवारते छत्तीसगढ़ के किसानों को उन तमाम बातों से अवगत कराया जा रहा है जिसे अपनाकर धान की खेती को लाभदायी बना सके। धान उपजाने की पारंपरिक तकनीक इतनी कारगर नहीं है कि गरीबी दूर हो सके। इसके लिए तो चाहिए कि किसान बंधु उन सभी बातों को अपनाएं जो समय की मांग है। और नया दौर कहता है कि धान उपजाने के हर चरण पर एक बार फिर नजर दौड़ाई जाए। शुरुआत उस जमीन से करें जहां धान उगाया जाना है। हमें जिस जमीन में धान की उम्दा पैदावार लेनी है, यदि उस भूमि की गुणधर्म न जाने जाए तो निश्चित ही परिणाम हमारी अपेक्षाओं से कम मिलेंगे। इस अवांछित स्थिति से बचे रहने के लिए प्रत्येक किसान भाई को चाहिए कि वे अपने प्रक्षेत्र की मृदा का परीक्षण अवश्य ही करवा लें। उर्वरक प्रबंधक के लिए हमें ये जानना ही चाहिए कि फसल उगाने के लिए हमने जिस खेत को चुना है उसमें पोषक तत्वों की स्थिति क्या है। यदि इन बातों पर गौर किए बगैर हम यदि उर्वरक प्रबंधन करते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम फसल की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते और उत्पादकता प्रभावित होती है। मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति को जाने बिना उर्वरकों का उपयोग वैसा ही है जैसे बिना लक्ष्य के दिशाहीन यात्रा। कीट और रोगों से फसल की सुरक्षा के लिए किसान समन्वित नियंत्रण के उपाय तो अपनाएं, लेकिन यदि फिर भी बात न बन पाए तो आखिरी विकल्प के रूप में किसान कीटनाशक और रोगनाशक रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। गंगई या तना भेदक, हरा या भूरा माहू, चितरी वगैरह धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं। धान में प्रमुख रूप से झुलसा रोग, जिसे ब्लाइट कहते हैं, इसके अलावा धान के पौधों में एक बीमारी और भी प्रमुखता से पाई जाती है, फॉल्स स्मट, जिसे लाई फूटना कहते हैं। ये धान का रोग है। धान के इन रोगों का उपचार भी विज्ञान सम्मत कर लेना चाहिए। अगर आज कृषि व्यवसाय है तो व्यवस्था तो वो होनी चाहिए कि हम बाजार का रंग पहचान सके। और धान के बाजार की हवा तो कहती है कि देश का किसान वही धान लगाए जो उसकी आय बढ़ाए, जो उसका सामान बढ़ाए।
छत्तीसगढ़ में आज धन और धान समानार्थी शब्द बने हुए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ के किसान अपनी जागरूकता दिखा रहे हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है। दोनों ही साधुवाद के पात्र हैं। धान की वैज्ञानिक और आधुनिक खेती तभी सफल होगी जब रोग और कीट पर नियंत्रण रखें और समय समय पर वैज्ञानिकों से सलाह लें, तभी खुशहाल रहेंगे। तो देखो किसान भाई हो, कत्तेक सुघर फिल्म रही से और कैसे ढंग ले ये पिक्चर के माध्यम ले आप मन हा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो, अपन धान के खेती के उपज बढ़ा सकते हो कीट प्रबंधन ला करके। तो डॉक्टर साहब एक बार पुनः आपके बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राणा साहब, ज़्यादातर किसान भाई मन के ये चिंता के विषय है कि ओमन हा मेहनत करके रोपाई बियासी समय में करते, खाद प्रबंधन करते, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई घलो करते, कर बाद भी कई बार ओमन ला निराशा देखे मिलते, कीट प्रकोप हो जाते। तो धान के फसल में विभिन्न अवस्था में कौन कौन से कीट प्रकोप होए के ज़्यादा संभावना बने रही थे, किसान भाई मन हा एला कैसे ढंग ले पहचान ही ताकि समय में ओकर निदान हो सके, नियंत्रण हो सके, एक बारे में बताओ आप। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को मेरा जय जोहार। और जैसा कि आज का विषय है कि धान में प्रमुख रूप से जो कीट लगते हैं और उनका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, इस विषय पे आज हम लोग यहाँ जानकारी देने के लिए स्टूडियो में इकट्ठा हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के किसान भाई प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य के कोने कोने में मेहनत करके धान की फसल को वो लगा रहे हैं और अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए वो अग्रसर होते जा रहे हैं। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अनुसंधान के माध्यम से बहुत सारी तकनीकी जानकारियाँ हम अपने केवीके के माध्यम से, हम अपने कॉलेज के माध्यम से पूरे वैज्ञानिक लोग हमारे छत्तीसगढ़ को के किसानों को धान की उन्नत किस्म फसल के उगाने के लिए और भरपूर पैदावार लेने के लिए हम लोग उनके लिए जुड़े हुए हैं। साथ में हम उनको तकनीकी जानकारियाँ देते जाते हैं और हमारा किसान अपने किसान मेले के माध्यम से या केवीके के माध्यम से या बोलो तो हमारे जो कृषि विभाग में जितने भी आरओज हैं उनके माध्यम से पूरी जानकारी लेते हैं और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पे खेती का अपना स्वरूप उसको देते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं कि धान में ऐसे कौन से प्रमुख कीट हैं जिनको हम आज उनको किस प्रकार से हम उसको पहचानें, किस प्रकार से वो वहाँ पे धान में किस अवस्था में वो लगते हैं और उनको हम उसको किस प्रकार से हानि पहुँचाते हैं, तो जिससे हमारी पैदावार घट जाती है। चूँकि देखा जाए तो इसका प्रबंधन भी एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर हम सही समय पे सही वक्त पे अगर हम कीट को पहचान लें या उनकी अवस्थाओं को जान लें और उसी समय हम उसका निदान करें या उसके प्रबंधन को करें तो हम हमारे जो धान में प्रमुख रूप से कीट के प्रकोप से जो 20 से 30% का नुकसान होता है वो हमारा रिक्यूप हो जाएगा, कवर हो जाएगा और हमारी 20 से 25% उपज और बढ़ जाएगी। तो ऐसे कौन से कीट हैं, तो किसान भाइयों को मैं ये जानकारी देता हूँ कि सबसे पहले जो धान में प्रमुख कीट हैं वो है तना छेदक, जिसको हम पीला तना छेदक या येलो स्टेम बोरर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा गंगई है जिसको ग्वाल मिर्च के नाम से हम पहचानते हैं। तीसरा जो कीट है वो है माहो। अब माहो में 3 प्रकार के माहो धान की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला है हरा माहो जिसको लीफ GLH यानी ग्रीन लीफ हॉपर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है BPH जिसको ब्राउन प्लांट हॉपर के नाम से जाना जाता है और तीसरा होता है WBPH जिसको वाइट बेड प्लांट हॉपर के नाम से हम लोग पहचानते हैं। ये तीनों माहो धान की फसल में प्रमुख रूप से क्षति पहुंचाते हैं और उनकी फसल की पैदावार को कमी लाने में सहायक होते हैं। फिर उसी समय उसके बाद आपका चितरी है, बंकी है, हिस्पा है, गंदी बग है और आज जो प्रमुख रूप से अभी जो प्रेजेंट वर्तमान में जो परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि एक नया जो पेस्ट है वो है पेनिकल माइट, जो 2-3 साल
पहले से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। आज उसकी भी हम अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से धान में जो प्रमुख कीट है ये मुख्य रूप से फसल की विभिन्न अवस्थाओं में आते हैं। तो सबसे पहले मैं तना छेदक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, जी जी, तना छेदक के बारे में जैसे आप बताए हो, तो ये जब कीट के प्रकोप हो जाते धान में जी, तो हमार किसान भाई मन कैसे पहचान पाही एक कुछ लक्षण होई ताकि समय रहते वाला जानकारी हो जाए और फिर ओकर रोकथाम के उपाय कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहू जी आपका। इससे क्या है कि बहुत अच्छी जानकारी किसानों को मिलेगी। तो तना छेदक जो कीट है उसको हम कैसे पहचाने खेत में, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इसको हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। अगर आप वयस्क कीट को देखें तो वयस्क कीट जो है वो पीलापन लेके पीला और भूरा कलर का होगा, और उसके जो पंख होते हैं, जो अग्र पंख जो होते हैं, उसके दोनों साइड में देखेंगे काले कलर के बिंदु आपको दिखाई देंगे। आप काला कलर का एक छोटा सा धब्बा आपको दोनों साइड में अग्र पंख पे दिखाई देंगे। तो हम समझ जाएंगे कि ये तितली स्टेम बोरर की या तना छेदक की है। दूसरी तरीके से हम ये जब जानते हैं कि जब मादा वयस्क पत्तियों में जब अंडे देती है जी, तो अंडे जब देती है तो वो क्या करती है कि पत्तियों के जो सतह होती है उसमें वो बैठकर क्या करती है, उस पर पूरे गुच्छे में अंडे देती है, और गुच्छे में अंडे देने के बाद उसको अपने सिल्कन थ्रेड जिसको बोलते हैं अपन, रेशमी धागे से उसको ढक देती है। तो अगर उस प्रकार की वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो किसान भाई इसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये हमारे तना छेदक कीट का प्रकोप इस पर हुआ है। और दूसरी बात, अगर जब किसान भाई प्रकाश प्रपंच अगर लगाते हैं तो प्रकाश प्रपंच एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे हम कीटों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। अगर उस प्रकाश प्रपंच में हमने लगाए और उस प्रकाश प्रपंच में अगर वो तितली अगर वहाँ पे आपकी आकर्षित होकर गिर रही है तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि हमारी धान की फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप बहुत जल्दी होने वाला है। डॉक्टर साहब, ये प्रकाश प्रपंच आप बोले हो, तो ये प्रकाश प्रपंच का होते किसान भाई मन एक कैसे ढंग ले उपयोग करी ताकि कीट के नियंत्रण करने में वाला सहयोग मिल सके, फायदा हो सके? तो ये एक्चुअली क्या है, एक ये डिवाइस है प्रकाश प्रपंच, मार्केट में बहुत जगह उपलब्ध भी है, और किसान भाई अगर अपने खुद के में प्रयोग से भी इसको बना सकता है। कुछ नहीं है, एक छोटा सा डब्बा होता है और डब्बे में हम उसको लाइट को लगा देते हैं। लाइट को लगाने के बाद उसको क्या है, नीचे हम उसमें पॉलीथीन से उसको कवर कर देते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे अपन लाइट लगाते हैं वहाँ पे ये 3 साइड से खुला होना चाहिए। और खुला होता है तो उसके बाद में क्या करते हैं, इसको हम 1 से 2 प्रकाश प्रपंच हम अपने खेत में प्रति हेक्टेयर की दर से लगा लें। लगाने के बाद क्या होता है कि इसको उसमें जो बल्ब लगाएंगे वो पीले कलर का आप लगाएं, और पीले कलर के बल्ब से क्या होता है कि जो जैसे अपन ये 10 रुपए का जो बल्ब आता है 60 वाट का और 100 वाट के बल्ब, ये भी आप लगा सकते हैं। दूधिया रोशनी नहीं होना चाहिए, जी नहीं, दूधिया रोशनी का ही आपको लगाना चाहिए ना। यूवी जो होता है आपका एलईडी जो बल्ब होते हैं वो बल्ब आप भी लगा सकते हैं। अच्छा, एलईडी भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब उसको 6 से 10 बजे तक इसको जलाएं, उसके बाद में इसको बंद कर देना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा देर रात तक अगर प्रकाश प्रपंच को अपन जलाते हैं उसके लाइट को, तो क्या होता है कि मित्र कीट भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो मित्र कीट को अगर आकर्षित होकर अगर मरते हैं तो हमारी जो धान में की फसल में जो मित्र कीट और हानिकारक कीट का जो बैलेंस होना चाहिए वो अनबैलेंस हो जाता है और उसके कारण हमको क्षति होती है। इसलिए हमेशा किसान भाई ये ध्यान रखें, जब भी अगर आप प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको 6 से 10 बजे के बीच में जलाएं और उसके बाद उसको बंद कर दें। तो इस प्रकार से कीट उसमें इकट्ठा हो जाता है रात में। सुबह जाके आप उसमें मॉनिटरिंग कर लें, निगरानी कर लें कि किस किस प्रकार के कीट हमारे प्रकाश प्रपंच में इकट्ठा हुए हैं। उससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कौन कौन सा कीट हमारे खेत में आ रहा है और उसके हिसाब से हमको कौन सा उसके लिए मैनेजमेंट करना है या उसका निदान करना है, यह हमको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए में सहायक होता है। जी जी। अभी आप एक बाद और एक कीट के नाम ले आप मन, चाहे गंगई वगैरह ये सब होते होकर, ओकर पहचान कैसे करके किसान भाई मन ओकर रोकथाम के लिए का उपाय करिए? बिल्कुल। तो
मैं तना छेदक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि जो तना छेदक कीट है वो मुख्य रूप से 3 अवस्था में आता है। एक तो थरा अवस्था में आता है, दूसरा जब कंसे निकलने लगते हैं, जब वानस्पतिक वृद्धि होती है, जब टीलर्स निकलने लगते हैं, तब उसका प्रकोप होता है। और जब तीसरी अवस्था में जब धान की जो अवस्था होती है, जो गभोट अवस्था होती है, बाली निकलने के जस्ट पहले की अवस्था को गभोट अवस्था बोलते हैं, तो उस अवस्था में तना छेदक कीट का प्रकोप होता है। तो जिस प्रकार से ये इस कीट की जो इल्लियां हैं वो मुख्य रूप से हमारे धान की फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो ये मुख्य रूप से तना के जो सेंट्रल सूट है उसको ये काट देती है। काटने से क्या होता है कि वो जो सेंट्रल सूट है, जो मुख्य तना है, वो हमारा मर जाता है। मर जाने के कारण क्या होता है कि उसको मृत गोब के नाम से जाना जाता है। अगर आप उसको ऊपर से ऐसा खींचेंगे तो इजीली आपको बाहर निकल जाता है, उखड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह जो मुख्य तना मर जाने से फिर बालियां आना नहीं आ पाती हैं। तो इस प्रकार से इस कीट का प्रकोप होता है। उसी प्रकार से गभोट अवस्था में अगर तना छेदक की इल्ली ने मुख्य उस तने को काट दिया है तो जो बालियां निकलती है वो वाइट कलर की निकलती है, उसमें दाने नहीं भर पाते हैं और उसको हम वाइट ईयर हेड के नाम से जानते हैं, और दाना पूरा पोचा हो जाता है, जिसके कारण इस तना छेदक से कम 30% का नुकसान अधिकतम आका जा सकता है। जी। उसके बाद अगर तना छेदक के बाद आपने जैसे पूछा कि कौन सा कीट फिर और प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में के धान की फसल में नुकसान पहुंचाता है, तो भूरा माहू जो है, ये जो माहू कीट है, ये मुख्य रूप से फसल में बहुत अत्यधिक हानि पहुंचाता है। चूंकि ये हेमिप्टेरा गण का कीट है और ये इसका जो स्वभाव है वो चूसने वाला है, तो ये क्या करता है कि जो इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि 3 प्रकार के माहू हमारे इसमें अटैक करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इन 3 प्रकार के जो माहू है उसमें भूरा माहू जो कीट है वो प्रमुख रूप से धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। और इसमें इसका जो लक्षण है, तो इसके जो लक्षण होते हैं, इसके जो शिशु अवस्था होती है जिसको हम निम्फ बोलते हैं, और जो उसके वयस्क कीट है, ये 2 जो अवस्था होती है ये जनरली नुकसान पहुंचाती है। अब ये कीट अंडे कहाँ देता है, इसकी भी जानकारी हमको हो जाना चाहिए। तो जो धान की जो पत्रक होता है, पत्रक में पेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं। उस टिश्यूज के अंदर में क्या होता है कि मादा कीट अपने जो एनस होता है उसको अंडरोपक जिसको बोलते हैं, उसमें घुसा के वो सिगार शेप में ऐसे लाइन में सफ़ेद कलर के अंडे उसमें डिपॉजिट कर देती है। 6 से 7 दिन के बाद ये अंडे वहाँ से निकलते हैं, अंडे फूटते हैं। अंडे फूटने के बाद शिशु और जो वयस्क होते हैं वो आपस में मिलके वो जो तने का जो सिरा है, तने के ऊपर में जो यानी निचला सिरा जिसको बोलेंगे, उसमें ये एक झुंड में होकर उसका रस को चूसते हैं। रस को चूसने से क्या होता है कि जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो हमारा जो धान का पौधा है वो धीरे धीरे पीला होकर सूखने लगता है। ये कंडीशन कब होती है कि जब आपके माहू का जो आक्रमण है वो कम है तब। जब अगर मान लो जब टेम्परेचर जिसको तापमान और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बहुत अधिक अगर बढ़ गई है, ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, और एग्रेसिव होने के कारण क्या होता है, इसमें रिसर्जेंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यानी ये क्या होता है कि एक ही समय में उस समय जब इसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये इसकी जो मादा कीट है वो बहुत सारे निम्फ जो शिशु हैं उनको प्रोड्यूस करने लगती है, और प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि वहाँ पे हजारों की संख्या में 1-2 दिन के अंतराल में हजारों की संख्या में निम्फ या शिशु जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि पूरे उस एरिया को उसमें धान की जो चकते में आपका देखते होंगे कि उसको पूरा रस चूस के पौधा जले टाइप का दिखता है, और वो चकते में एक ऐसा हापर बन जाता है, और दूर से देखने में ऐसा लगता है कि हमारा खेत किसी चीज़ से जल गया है। तो अगर पूरे प्लाट में अगर आप देखेंगे तो 8-10 जगह में आपको ऐसे चकते में खेत जला हुआ दिखाई देखेगा। तो दैट इज नोन एज ये हापन बन जो भूरा माहू के प्रकोप से उत्पन्न होता है। जी डॉक्टर साहब,
अभी समय भी बहुत कम है जी। तो आप मन हमार किसान भाई मन ला कुछ संदेश देना चाहूँ ताकि ओमन एक कीट प्रकोप से बच सके और अपन उपज ला बढ़ा सके, तो कुछ संदेश अपन देना चाहूँ किसान भाई मन ला? छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस विषम परिस्थिति जिस प्रकार से आप जान ही रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में हमको संभल कर और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और उसके साथ में अपने को खेती भी करना है। और खेती करने के साथ साथ आज पूरा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिवार के जो जितने भी हमारे वैज्ञानिक गण हैं, हमारे जितने भी स्टाफ हैं, हमारे कृषि विभाग शासन से जो कृषि विभाग के जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं, वो पूर्ण रूप से आपको तकनीकी माध्यम से सहयोग प्रदान करेंगे। और जो भी आपको ज़रूरत है, आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं ज़िले में और भी कृषि विभाग के जितने भी ऑफिसेस हैं और हमारे जहाँ जहाँ हमारे कृषि महाविद्यालय हैं, वहाँ पे आप संपर्क करके किसानी से संबंधित जो भी जानकारियाँ हासिल करना है आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे सारे स्टाफ जो हैं वो आपके लिए सतत प्रयास के लिए वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और आपको अधिक से अधिक जानकारी देंगे। कोई कीट या कोई रोग हो या किसी प्रकार का प्लांट प्रोटेक्शन से जो भी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की खेती से प्रॉब्लम हो, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छे से खुद मेहनत करके खेती कीजिए और अपनी पैदावार बढ़ा के छत्तीसगढ़ की खेती को और आगे बढ़ाइए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए अत्यंत सुघर जानकारी दे कर लिए, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो किसान भाई हो, अभी देखे कि कतेक सुघर ढंग ले आप मन पहचान लेके कीट प्रबंधन में नियंत्रण कर सकते हो। अब जाए के बेरा हो गए है आज के अंक में बसत के जावत एक चीज़ जरूरी है, जैसे डॉक्टर साहब की कि आप मन ला कोरोना से बचना है और एक लिए मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन बराबर ढंग ले करना है, हाथ ला अच्छा से साबुन में धोते रहना है और बाहर तभी जाना है जब कोई ज़रूरी आवश्यकता हो। तो किसान भाई हो, आज के अंक आप मन के लिए जरूर फायदेमंद रही, यही आशा विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अब हम ला देव विदा। जय जोहार।